समाचारों की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले उन 6 खबरों पर हम नजर डाल लेते हैं जिस पर आज देश भर की नजरें टिकी रहने वाली है। जो पहली खबर है वो महाराष्ट्र से है, जहां पर सरकार बनने के करीब महीने भर बाद आज सुबह 11 बजे शिंदे मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है और इस शपथ में बीजेपी और शिंदे गुट के 12 से 15 मंत्री शपथ ले सकते हैं। इस खबर पर आज हमारी नजर बनी रहेगी। बिल्कुल, देखिए बिहार में चल रही सियासी गहमा-गहमी के बीच आज सबकी नजर है और आज नीतीश कुमार अपने विधायकों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। वहीं देखिए आरजेडी और कांग्रेस ने भी अपने विधायकों को बुलावा भेजा है बाकायदा, और इन दोनों बैठकों की अपडेट हम आप तक पल पल की पहुंचाते रहेंगे। ग्रेटर नोएडा की उमेद सोसाइटी पर हंगामा अभी जारी है। पुलिस बदसलूकी के आरोपी श्रीकांत त्यागी की तलाश कर रही है और इस खबर पर भी हम नजर बनाए हुए हैं। जी देखिए, इंटरनेशनल खबरों की अगर हम बात करें तो यूक्रेन को अमेरिका से एक बार फिर से बड़ी मदद मिली है। अमेरिका ने जंग के बीच यूक्रेन के लिए $1 अरब के नए हथियारों की मदद का ऐलान अब कर दिया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर कानूनी शिकंजा कसने की भी खबर है। ये दावा खुद ट्रंप ने किया है। हालांकि अमेरिकी न्याय विभाग ने ट्रंप के घर पर छापे की खबरों पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। और बड़ी खबर देखिए, चीन और ताइवान के बीच से भी निकल कर आ रही है। उनका तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक चीन ने ताइवान के चारों तरफ 6 जगहों पर युद्धाभ्यास किया। इसके साथ साथ देखिए, जिसके जवाब में ताइवान ने चीनी हमले से अपनी रक्षा करने के लिए फायर आर्टिलरी ड्रिल भी शुरू अब कर दी है। जाहिर सी बात है, इस शक्ति प्रदर्शन से दुनिया की टेंशन और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आती है। और शुभ समाचार की एक और बात होगी। देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में शानदार प्रदर्शन के साथ पदकवीर अब हिंदुस्तान अपने वतन लौट आए हैं। एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर देखिए, खिलाड़ियों के परिजन जो हैं, दोस्त और चाहने वाले फैंस पहुंचे और दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचे एथलीट्स का लोगों ने फूल मालाओं के साथ बाकायदा स्वागत किया। कुछ लोग खिलाड़ियों के साथ सेल्फी लेते हुए भी नजर आए। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल विजेता साक्षी मलिक, कांस्य पदक विजेता पूजा सिहाग और पूजा गहलोत के इंतजार में लोग हाथों में गुलदस्ते लिए हुए पहुंचे थे। कुछ लोगों ने उनके गले में नोटों की भी माला डाली। भारत ने इस बार 22 गोल्ड के साथ मेडल टैली में चौथा स्थान हासिल किया है। 16 सिल्वर पदक और 23 ब्रॉन्ज मेडल के साथ भारत की झोली में कुल 61 पदक आए हैं और सबसे ज्यादा 12 मेडल कुश्ती में मिले हैं। खेल के आखिरी दिन भी भारत ने 4 गोल्ड समेत 6 मेडल हासिल किए और इन 4 गोल्ड में से 3 बैडमिंटन के मुकाबले में मिले हैं। तो देखिए, देश के लिए पदक जीतकर लौटे खिलाड़ियों की खुशी देखते ही इस वक्त बन रही है और एयरपोर्ट पर कुछ एथलीट से हमने बातचीत भी की। आपको सुनाते हैं उन्होंने अपनी कामयाबी और भविष्य की तैयारियों को लेकर क्या कुछ कहा। कैसे बात कर पाऊंगी मैं, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी हो रही है। इतने साल बाद ओलंपिक के बाद ये मेरा पहला इतना बड़ा मेडल और मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। लग रही थी आप मेडल जीतने के बाद आंख में आंसू थे आपके? बिल्कुल, क्योंकि मेरे पहला गेम था जिसमें मैंने राष्ट्रीय गान बजा और मेरा सपना पूरा हुआ। तो ये मेडल आप किसको डेडिकेट करेंगे? ये मैं पूरे भारतवर्ष को डेडिकेट करूंगी, जिन्होंने वहां आके और टीवी पे देख के मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार किया, सबने इतना मोटिवेट रखा और उनकी वजह से आज मैंने मेडल जीता। उस रिंग में जब आप रेसलिंग कर रहे थे तो कैसा लग रहा था आपको? बहुत अच्छा लगा। मैंने भारत का नाम आपकी आंखों में और कानों में था। सर, मैंने भारतीय लिए गोल्ड मेडल जीता और पाकिस्तान रेसलिंग के लिए वैसे बहुत अच्छा, वैसे बहुत इतना जरूरी था इंडिया के लिए। ओवरऑल इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात रही है कि इतने सारे मेडल हाथ लगे और आपके लिए भी आपके घर वाले बहुत ज्यादा खुश हैं आपके लिए? बहुत ज्यादा खुश है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इसके लिए मुझे मतलब ट्रेनिंग के लिए भेजा था बाहर यूएसए में। पिछले 5-6 महीने से मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो इसमें मुझे साई का और गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट था। तो मैं पहले से कॉन्फिडेंस था कि हाँ मेडल जीतूंगा और मुझे मेडल जीतने के लिए केनियंस को हराना है और मैं उसमें कामयाब हुआ। थोड़ा सा ये रहा कि गोल्ड थोड़ा सा रह गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम अब पक्का अच्छा करेंगे। धमाकेदार मेडल की उम्मीद थी आपको? बिल्कुल जी। और कहीं ना कहीं ये एक लग रहा था क्या कि 60 मीटर का मार्क है, उसके आगे भी जाऊंगी और आने वाले इवेंट में अभी इससे भी और बेहतर करने की उम्मीद है। आप बताइए कैसी फीलिंग है? बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है और बहुत करो हमें अपनी बेटी पर। बिल्कुल
आपको एक नजर डालते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की फाइनल मेडल टैली पर और जानते हैं कि किस देश ने कितने पदक अपने नाम दर्ज किए। देखिए, मेडल टैली में ऑस्ट्रेलिया ने टॉप पर वो रही और उसकी झोली में 67 गोल्ड, 57 सिल्वर, 54 ब्रॉन्ज के साथ कुल आंकड़ा 178 पहुंचा। जबकि दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो इंग्लैंड रहा है, जिसके खाते में 57 गोल्ड, 66 सिल्वर, 53 ब्रॉन्ज और कुल आंकड़ा पहुंच जाता है 176। और वहीं तीसरी पोजीशन की अगर बात की जाए तो कनाडा यहां पर रहा, 26 गोल्ड, 32 सिल्वर, 34 ब्रॉन्ज के साथ कुल 92 मेडल कनाडा की झोली में आए और चौथा नंबर रहा भारत का। भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया, दमदार प्रदर्शन किया और 22 गोल्ड, 16 सिल्वर, 23 ब्रॉन्ज मेडल इस दौरान कॉमनवेल्थ में जीते। यानी कि कुल 61 पदक भारत की झोली में आए, जो कि अपने आप में ही वैभव एक रिकॉर्ड यहां पर कायम करता है। और आखिरी दिन बिल्कुल बाजी पलटी है हमने। पहले हम छठे से 5वें पायदान पर और अब चौथे पायदान पर। देखिए, 5वां नंबर अब हो जाता है न्यूजीलैंड का, जिसके खाते में 20 गोल्ड, 12 सिल्वर, 17 ब्रॉन्ज के साथ कुल आंकड़ा पहुंच जाता है 49। तो ये पूरी एक मेडल तालिका आपने देखी और चौथे स्थान पर भारत का रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात करेगा। दरअसल जब आप किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं तो अपने आप ही जो राह है वो आसान हो जाती है। कॉमनवेल्थ गेम्स की अगर बात की जाए तो बैडमिंटन के मेंस सिंगल मुकाबले में देश के लिए सोना जीतने वाले लक्ष्य सेन की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। लक्ष्य ने देश के लिए गोल्ड जीतने का लक्ष्य तय किया था और इस बार वो पूरा हुआ है। लक्ष्य सेन से खास बातचीत की, आपको सुनाते हैं क्या कहा लक्ष्य सेन ने। कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट और स्टार इंडियन बैडमिंटन प्लेयर लक्ष्य सेन इस वक्त हमारे साथ हैं। लक्ष्य पूरा हुआ कॉमनवेल्थ गेम्स का? जी डेफिनेटली यही था कि दिमाग में कि फर्स्ट गेम हारने के बाद भी कि ये पॉसिबल है आज, और डेफिनेटली जैसे मैंने सेकंड और थर्ड गेम खेला मैं काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। पहले गेम से आप थोड़ा सा पीछे रहते, लेकिन आपने वापसी बहुत शानदार की। मलेशियन को आपने मौका नहीं दिया कम बैक करने का। कैसे आपने प्लान आउट किया, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अंडर प्रेशर में भी थे थोड़ा सा? जी डेफिनेटली पहले गेम में मैं टुवर्ड्स द एंड जो मेरा डिसीजन मेकिंग था वो थोड़ा आई थिंक इतना अच्छा नहीं रहा, बट डेफिनेटली मेरे दिमाग में यही था कि अगर मैं इतना क्लोज फर्स्ट गेम आ रहा हूँ तो डेफिनेटली इट्स नॉट अ बिग टास्क कि मैं सेकंड और थर्ड गेम में इसको पलट नहीं सकता हूँ। बट डेफिनेटली जैसा मैंने सेकंड गेम में जब मुझे लीड आया तो मैंने वो लीड मेंटेन रखा और थ्रू आउट द थर्ड गेम मेरे पे 2-3 पॉइंट का लीड था, तो वो मैंने ट्राई किया कि मैं वो टाइम पे कोई इजी मिस्टेक्स ना करूँ या फ्री के पॉइंट्स ना दूँ। प्रकाश सर के एकेडमी में आप ट्रेन करते हैं, आप क्या उनको इंस्पिरेशन मानते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस जो किया था आप उन्हीं के जरिए। जी डेफिनेटली उनका रोल बताइए। वो डेफिनेटली बचपन से मेरे रोल मॉडल रहे हैं और जब भी मैं उनकी मतलब उनसे बात करता हूँ और उनके बचपन से जब भी मैं टूर्नामेंट के बाद या हम लोग ट्रेनिंग के टाइम हम बात करते थे तो डेफिनेटली काफ़ी चीज़ें जो उनका एक्सपीरियंस था वो उनने बताया और वो डेफिनेटली काफ़ी मोटिवेट करते थे मुझे। एंड या उनने भी ये मेडल पहले जीता हुआ है तो मैं काफ़ी खुश हूँ कि मैंने वो रिपीट किया। तो देखिए, जब शुरुआत हुई थी कॉमनवेल्थ गेम्स की और भारतीय खिलाड़ियों का दल जो है बर्मिंघम के लिए रवाना हो रहा था, तो भारत की बैडमिंटन सुपरस्टार पीवी सिंधु से सभी को गोल्ड की उम्मीद तो जरूर थी। पीवी सिंधु ने इस उम्मीद को टूटने भी नहीं दिया और विमेन सिंगल में पीवी सिंधु ने देश के लिए सोना जीत ही लिया। सिंधु के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की हमने, देखिए। लंबा इंतजार था आपको इस गोल्ड मेडल के लिए, फाइनली पूरा हुआ। कैसे आपने प्लान किया और इस इंतजार के बाद अब कैसे सेलिब्रेशन होगा? ऑफ कोर्स बहुत साल वेट किया था इसके लिए और फाइनली गोल्ड मिला एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी, क्योंकि ऑफ कोर्स कॉमनवेल्थ गेम्स विल कम वंस इन 4 years, सो डेफिनेटली दिस वाज मच वेटेड आई वुड से। एंड ओवरऑल बहुत अच्छा था मेरे लिए और सब कुछ अच्छा चला, सो आई एम हैप्पी दैट आई एम गोइंग बैक विद द गोल्ड। ओके, टोक्यो के बाद से आपने बीच बीच में बहुत सारे टूर्नामेंट्स जीते हैं, स्पेशली अभी हमने सिंगापुर ओपन आपने जीता। यहाँ से सिंधु का एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है या फिर वो सिंगापुर से शुरू हो चुका था? ऑब्वियसली शुरू हो चुका है, बट अभी और बहुत बाकी है, क्योंकि इससे ऐसा नहीं है कि हो गया, बट आई वुड से या दिस इज ओनली द स्टार्टिंग एंड दिस मोर वे टू गो ऑन। अभी इट्स जस्ट दैट 1 by 1 so, सिंगापुर के बाद ये वाला और आगे और बहुत है, तो आई विश एंड होप आई वुड गेट मेनी मोर मेडल्स। अच्छा, बचपन में
आपको ट्रेनिंग करने के लिए ना बहुत देर तक जो है स्टेडियम में बैठना पड़ता था गच्चीबौली, क्योंकि करीब करीब 27-28 किलोमीटर दूर था, ओवरऑल 108 या 30 किलोमीटर हो जाता था। उस टाइम पे बहुत है ना, कैसे आपके पापा ने सपोर्ट किया, थोड़ा अपने बचपन के बारे में। ऑफ कोर्स बहुत सपोर्ट किया पापा मम्मा, क्योंकि एज अ फैमिली आई थिंक वो लोगों के वजह से मैं इधर हूँ, क्योंकि बहुत ट्रैवल करती थी और मेरे लिए उन्होंने जॉब देव गिवन VRS एंड वी शिफ्टेड नियर बाय टू द एकेडमी, और बहुत सैक्रिफाइसेस भी किया था। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू देम, क्योंकि उनके वजह से मैं आज इधर हूँ। तो बर्मिंघम में शानदार प्रदर्शन के बाद भारतीय खिलाड़ियों का ग्रुप अब वतन वापसी कर चुका है। महिला हॉकी के मुकाबले में टीम इंडिया ने 16 साल के बाद ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है और खास बात यह है कि इस टीम में 3 सोनीपत के खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया, जिनकी सफलता के पीछे संघर्ष की लंबी कहानी है। ये टीम इंडिया की नई पहचान है, महिला हॉकी की नई शान है। ये है सोनीपत की सुपर गर्ल्स, जिन्होंने न केवल हॉकी को कॉमनवेल्थ गेम्स में नया मुकाम दिलाया है, बल्कि अपने संघर्षों के निशान भी पोंछ डाले हैं। इन तीनों के परिश्रम और पराक्रम की कहानी ऐसी है जो जज्बाती कर देने के लिए काफी है। आज के दौर में न सिर्फ इनका परिवार, न केवल सोनीपत, बल्कि पूरा हिंदुस्तान गर्व महसूस कर रहा है। इस घर को गौर से देखने पर यकीन करना मुश्किल है कि इन संघर्षों के बीच कोई शोहरत के शिखर पर पहुंच सकता है, लेकिन इसी घर की एक बेटी ने अपने जज्बे और जुनून से एक नई पहचान गढ़ी है, हौसले और हिम्मत की नई इबारत गढ़ी है, जिसके बूते अब परिवार का सिर फक्र से ऊंचा हो गया है। ये घर है भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी निशा वारसी का। निशा सोनीपत के कालूपुर गांव की रहने वाली हैं। पिता सिलाई का काम कर घर का गुजारा करते रहे, लेकिन हालात और पैरालिसिस के अटैक ने जब लाचार कर दिया तो बेटी निशा ने अपने कंधों पर परिवार का बोझ ले लिया। जिंदगी की दोहरी चुनौती में निशा के कदम लड़खड़ाए नहीं, हौसला डगमगाया नहीं। बेटी की लगन थी, मेहनत थी उसकी, उन्होंने संघर्ष का भी किया है। 16-17 साल संघर्ष किया, यही किया कि भाई मुझे अच्छी स्थिति में पहुंचना है, कहीं अच्छे मुकाम पर पहुंचना है, एक हिंदुस्तान के लिए एक ऐसी मिसाल पेश करूं जिससे कि मेरा नाम रोशन हो। सिर्फ निशा ही नहीं, बल्कि ज्योति भी उन्हीं खिलाड़ियों में शुमार है जिन्हें मुकम्मल जिंदगी नहीं मिली। बुजुर्ग दादी और मां ने उठाया, दूसरे घरों में काम किया, लेकिन अपनी पोती और बेटी को कभी हालात के समझौते के लिए मजबूर नहीं किया। इसी का नतीजा है कि ज्योति आज देश की सरहद लांघकर अपने वतन के लिए मेडल ला रही है। घर में चस्पा ये मेडल ज्योति की लगन की कहानी बता रहे हैं। टीम इंडिया की ये जर्सी घर की बुजुर्ग के आंखों में नमी ला देती है। वैसे सोनीपत की इन सुपर गर्ल्स के संघर्षों की कहानियों का एक सिरा तीसरी खिलाड़ी नेहा गोयल के घर तक जाता है, जो ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली टीम का हिस्सा है। नेहा के पिता की मौत भी काफी पहले हो गई। तब शायद नेहा ये तय करने की सूरत में भी नहीं थी कि जिंदगी में क्या करना है। ऐसे में नेहा की मां ने जिम्मेदारी उठाई और नेहा को खेल में आगे बढ़ाने का फैसला किया। इस फैसले में मां को लंबा संघर्ष करना पड़ा। मजदूरी की, जूता फैक्ट्री में सालों तक काम किया। परिवार के पास रहने के लिए छत तो थी, लेकिन सिर्फ इतनी कि धूप, जाड़ा और बरसात से बचा जा सके। हालांकि नेहा के हौसले और हिम्मत ने उसे खेल में नए नए मुकाम हासिल कराए, जिसके बाद घर के हालात बदलते चले गए। अपने अपने पैर पर खड़ी है तो मैंने कुछ काम नहीं करने देती, मैंने कोई चिंता नहीं है। सोनीपत की सुपर गर्ल्स और उनका परिवार मिसाल है। मिसाल इस मामले में कि जिंदगी के संघर्षों से घबराकर नहीं, बल्कि उनसे लड़कर ही जंग जीती जा सकती है या तकदीर बदली जा सकती है, फिर चाहे वो खेल का मैदान हो या जिंदगी का। सोनीपत से पवन राठी, गुड न्यूज टुडे। और बात क्रिकेट की कर लेते हैं। देखिए, एशिया कप के लिए 15 सदस्यीय भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान अब कर दिया गया है और कप्तान के तौर पर रोहित शर्मा और उप कप्तान के तौर पर केएल राहुल को कमान अब सौंपी गई है। देखिए, वेस्टइंडीज दौरे पर आराम लेने वाले विराट कोहली की टीम इंडिया में वापसी हो चुकी है।
लगातार चोट से परेशान चल रहे केएल राहुल भी फिटनेस के चलते अब उन्होंने फिटनेस हासिल कर ली है और उसके बाद एशिया कप से वापसी करने जा रहे हैं एक बार फिर से। हालांकि स्ट्राइक बॉलर जसप्रीत बुमराह चोट के कारण एशिया कप से बाहर ही रहने वाले हैं, बड़े प्लेयर हैं वो। एशिया कप के क्वालिफायर में देखिए मुकाबले में 21 अगस्त से शुरू होगा और इसमें देखिए यूएई, ओमान, नेपाल, हांगकांग सहित अन्य टीमें उतरने जा रही हैं। इनमें से एक टीम मेन ड्रॉ के लिए क्वालिफाई करने जा रही है। मेन ड्रॉ में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश को पहले ही जगह मिल चुकी है। अंतिम बार एशिया कप के मुकाबले 2018 में यूएई में कराए गए थे और ये इवेंट्स, और भारतीय टीम अब तक 13 बार इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले चुकी है, जबकि सबसे ज्यादा बार टीम इंडिया ने 7 बार वो चैंपियन रही है और उसके अलावा टीम 3 बार फाइनल्स में भी पहुंची, लेकिन उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो हिंदुस्तान से एक बार फिर से उम्मीदें की जा सकती हैं कि एक बार फिर से एशिया कप हमारे नाम जरूर हो सकता है, क्योंकि विराट कोहली भी चोटिल थे लेकिन अब वो ठीक हो गए और कप्तानी के तौर पर रोहित शर्मा भी हमारे साथ हैं। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि एक बार फिर से एशिया कप हमारे नाम हो सकता है। तो चलिए क्रिकेट के बाद अब बात करते हैं आजादी के अमृत महोत्सव की। देश इस वक्त अमृत महोत्सव मना रहा है और शहर शहर तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए हर कोई जी जान से जुटा हुआ है। 8 शहरों की ये अलग अलग तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि कैसे देश आजादी का महाउत्सव मना रहा है। पहली तस्वीर लखनऊ से है, जहां पर मिठाइयों को 3 रंगों से सजाया गया है। आजादी के खास मौके पर यह खास मिठाई लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। दूसरी तस्वीर है राजौरी की, जहां पर बीएसएफ के जवान शान से तिरंगा लेकर बाइक पर निकले हैं। वहीं उधमपुर से भी महिलाएं आजादी के अमृत महोत्सव में जान डालने में जुटी हुई हैं। यहां पर दिन रात तिरंगे बनाए जा रहे हैं। अयोध्या, राजकोट, हरिद्वार के अलावा भी कई और ऐसी जगहें हैं जहां पर आजादी के अमृत महोत्सव की झलक साफ देखी जा सकती है। देश का तिरंगा हर जगह शान से लहरा रहा है। तो आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया है और किस तरीके से यहां पर अलग अलग शहरों से आजादी के अमृत महोत्सव की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर तैयारियां की जा रही हैं। खास तौर से इस बार 15 अगस्त और खास इसीलिए होने वाला है क्योंकि अमृत महोत्सव पूरा देश इस बीच मना रहा है और शान से तिरंगा लहरा रहा है। इसी के साथ देखिए पंजाब के मलेरकोटला में तिरंगा को तैयार करने का काम यहां की मुस्लिम महिलाएं कर रही हैं और महिलाओं का कहना यह है कि घर घर तिरंगा अभियान की वजह से उन्हें घर बैठे बैठे अब काम मिल रहा है। एक तिरंगा को तैयार करने में 30 से 40 रुपए के बीच उनकी कमाई भी हो जाती। पूरे देश में तिरंगे की बढ़ती मांग को लेकर पूरा करने के लिए ये कारीगर जो है दिन रात काम कर रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें पंजाब के मलेरकोटला की हैं। इन तस्वीरों को देख आपको इन तंग गलियों में एक अजीब सी खामोशी का एहसास हो रहा होगा। कुछ दिनों पहले इन गलियों में बच्चों और महिलाओं की चहल पहल हुआ करती थी। यहाँ बड़े पैमाने पर तिरंगा बनाया जा रहा है। महिलाएं यहाँ बड़ी संख्या में तिरंगे को तैयार करने का काम कर रही हैं, जिसमें उनके अपने बच्चे भी साथ दे रहे हैं। घर में बैठे बैठे रोजगार मिलने की वजह से इन महिलाओं के चेहरे पर खुशियों की मुस्कान है और उन्हें इस बात का गर्व भी है कि उनके हाथों का बनाया तिरंगा देश के कोने कोने में फहराया जाएगा। हम पहले से ये काम करते थे, ऐसे पहले आता था कभी कभी। अब जो मेरे उस्ताद है वो देकर जाते हैं मुझे। अब कुछ ज़्यादा आ गया। यहाँ पर औरतें आती हैं, महिलाएं आती हैं, वो लेकर जाती हैं, खुद बनाती है अपने घर में। हर मलेरकोटले के हर घर में ये बन रहा है तिरंगा।
बहुत खुशी महसूस होती है कि हमारे घर से, हमारे हाथों से बन रहा है। जो हिंदू मुस्लिम हो रहा था, शायद वो थोड़ा सा कम हो जाए। यहाँ करीब 1500 से 2000 महिलाएं पिछले 1 महीने में झंडे बनाने के काम में लगी हैं। इस बार 1 लाख से भी ज्यादा झंडे तैयार करने का ऑर्डर यहाँ मिला है। ये ऐसे निकल कर आता है, पहले सिर्फ सिंपल, फिर हम जोड़ते हैं। ये मशीन के साथ काम होगा? हाँ, ये मशीन के साथ, कंप्यूटर मशीन होती है, वहाँ पर ये काम होता है। अशोक चक्र उसके लिए बनता है, तो उसकी फाइनल टच आप देते हैं? हाँ, फाइनल टच हम देते हैं, बिल्कुल कंप्लीट हम करते हैं। हमारे पास सिर्फ ऐसे आता है ये। तिरंगे पर बने अशोक चक्र को बनाने के लिए कंप्यूटराइज सिलाई मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक साथ कई तिरंगों पर कढ़ाई कर अशोक चक्र उकेरा जा रहा है। तिरंगे को तैयार करने के बाद उसकी पैकिंग करते वक्त भी इस बात का बेहद ख्याल रखा जाता है कि भारत के ध्वज का किसी भी रूप में अपमान न हो। हम बहुत सम्मान करते हैं इस बात का कि ये तिरंगा है। हमारे जूते चप्पल सब बाहर उतर रही हैं, कोई भी बच्चा भी अंदर नहीं लेकर आ रहा, जहां ये काम चल रहा है। मलेरकोटला के इबाद अली राणा पिछले कई सालों से सेना के लिए झंडे और फौजियों के वर्दी पर लगाए जाने वाले बैच को बनाने का काम कर रहे हैं। इबाद बताते हैं, मुंबई, पुणे, दिल्ली से तिरंगे की मांग में पिछले सालों की तुलना में काफी इजाफा हुआ है। ऐसा है, पूरे ऑल ओवर इंडिया से हमारे को ऑर्डर आ रहे हैं। उत्साह इतना है कि हर घर में तिरंगे की स्टिचिंग वगैरह, एम्ब्रॉयडरी वगैरह सब कुछ हो रहा है, पैकिंग हो रही है। सब घर वालों को, सब लोगों को रोजगार मिला है। और यानी कि ये हालात हैं कि हम 2 या 3 घंटे ही सो रहे हैं। सर तकरीबन पूरे ऑल ओवर इंडिया से ही, पूरी स्टेट से आ रहे हैं ऑर्डर। कम से कम कोई 1 लाख से ऊपर सेल कर चुके हैं। बाकी अभी ऑर्डर भी हैं इतने के ही, वो प्रोसेस में है। मलेरकोटला में तैयार किए गए ये तिरंगे घर घर तिरंगा अभियान को और ज्यादा असरदार बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। विकी भुल्लर, मलेरकोटला, गुड न्यूज टुडे। समाचारों में बात करेंगे केदारनाथ धाम की। देखिए, जहां आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए खुशखबरी निकलकर सामने आई है। अब धाम आने वाले तीर्थ यात्रियों को भगवान शिव के अति प्रिय पुष्प ब्रह्म कमल के दर्शन केदारनाथ में ही हो जाएंगे। और केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग ने ये केदारनाथ में एक ब्रह्म वाटिका तैयार कर ली है और इस वाटिका में ब्रह्म कमल सहित दूसरे हिमालयी पौधे जो हैं उनको लगाया गया। देखिए, सावन का पावन महीना चल रहा है और हर ओर महादेव के नाम का जयकारा है। भोले के धाम केदारनाथ में भक्त बड़ी संख्या में दर्शनों के लिए उमड़ रहे हैं। भोले बाबा को खुश करने के लिए भक्त बड़ी संख्या में ब्रह्म कमल के फूलों की मालाएं चढ़ा रहे हैं। दरअसल भगवान शिव का सबसे प्रिय पुष्प ब्रह्म कमल माना जाता है और केदारनाथ की ऊंची पहाड़ियों पर इन दिनों ब्रह्म कमल बड़ी संख्या में खिलता है। जैसा कि आपको पता, ब्रह्म कमल बहुत शुद्ध चीज मानी जाती है जो कि भगवान शंकर को चढ़ाया जाता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे कोई लोग ऐसा अनावश्यक तोड़े ना, तो इसलिए कि हमने ये ब्रह्म वाटिका बनाई है, लोग यहीं दर्शन करें इनका। हम लोग इन्हें अभी हमारा ये कि संरक्षण कर रहे हैं, इसे प्लांटेशन में लगा रहे हैं। ये दुर्लभ पुष्प लुप्त न हो जाए, इसके लिए केदारनाथ की ब्रह्म पौधशाला ने ब्रह्म कमल समेत बेशकीमती जड़ी बूटियों के संरक्षण का जिम्मा उठाया है। इस पौधशाला का मुख्य उद्देश्य देश विदेश के तीर्थ यात्रियों को ब्रह्म कमल के पुष्पों से रूबरू करवाना है और केदारपुरी के चारों ओर फैली जड़ी बूटियों का संरक्षण करना है। रोकथाम तो हमारी पूरी है, पूरी कोशिश करते हैं, ऐसा भी नहीं है। अब बाकी यह है कि जब यहाँ पे ब्रह्म फूल जब लगेंगे तो लोगों को अच्छा लगेगा कि वो ब्रह्म कमल के दर्शन भी करके जाएंगे। केदार बाबा के तो करते ही करते हैं, ब्रह्म कमल के भी दर्शन करेंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। ब्रह्म पौधशाला और ब्रह्म वाटिका के संरक्षण का जिम्मा संभालने वाले अधिकारी की माने तो ब्रह्म वाटिकाओं में जड़ी बूटियां लगाते समय खास ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि जड़ी बूटी लगाने के लिए अगर गड्ढे का आकार बड़ा होता है तो मैदानों में भूस्खलन का खतरा बना रहता है।
साथ ही चारों ओर फैली मखमली घास की हिफाजत का भी ख्याल रखना पड़ता है। देवभूमि पर इस देव पुष्प की छटा देखते ही बनती है, लेकिन इस दुर्लभ और धार्मिक महत्ता वाले पुष्प के संरक्षण के लिए उठाया गया ये कदम सराहनीय है। केदारनाथ से प्रवीण सेमवाल, गुड न्यूज टुडे। तो केदारनाथ के बाद अब आपको लिए चलते हैं शिरडी। जी हां, शिरडी में साईं बाबा को उनके मानने वाले भक्त एक से बढ़कर एक चढ़ावा चढ़ाते हैं और कई बार ये चढ़ावा चर्चा में आ जाता है। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब साईं के भक्त ने एक बार फिर भेंट के जरिए सुर्खियां बटोरी हैं। इस बार साईं को सोने की बांसुरी भेंट की गई है, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। शुद्ध 22 कैरेट का बना फूल का नग, कलाकारी के जरिए उकेरा गया ओम साई राम और जय श्री कृष्ण। और इन सब से अलग इस बांसुरी की चमक बताने के लिए काफी है कि इसकी कीमत क्या है। फिर भी आप ज्यादा इसके बारे में ना सोचें, इसीलिए हम ही आपको बता देते हैं कि इसकी कीमत क्या है। ये बांसुरी है 5,79,000 रुपए की। इसका वजन 100 ग्राम है, जो फिलहाल भेंट के तौर पर शिरडी में साईं बाबा को उनके भक्त ने भेंट की है। साईं के दरबार में यूं तो उनके भक्त दिल खोल कर दान करते हैं, कभी कभी ये भेंट सुर्खियां बटोरने में भी कामयाब होती हैं, फिर चाहे वो मुकुट हो, माला हो, खड़ाऊ हो या कुछ और। देश और दुनिया में फैले साईं भक्त बाबा की सेवा में ऐसे ही अर्पण करते रहते हैं और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। कभी कभी इन भक्तों के नाम भी सामने नहीं आते, क्योंकि कई भक्तों गुप्तदान की परंपरा को निभाते हैं। लेकिन सोने की बांसुरी भेंट देने वाले ये साईं भक्त हैं ऋषभ लोहिया, जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं। वैसे तो दान और पुण्य अपनी श्रद्धा का मामला है और इसमें तर्क वितर्क की जगह नहीं होती, लेकिन बांसुरी भेंट करने के पीछे ऋषभ का तर्क है कि वो साईं को कृष्ण का अवतार मानते हैं। हमने साईं बाबा को गोल्ड की बांसुरी डोनेट करी है, जिसका वेट 100 ग्राम है। मैंने और मेरी पूरी फैमिली ने बाबा को बांसुरी इसलिए डोनेट करी है क्योंकि हमें उनमें कृष्ण जी का अवतार दिखता है। जैसे जिस तरीके से कृष्ण जी ने अपनी पूरी जिंदगी द्वारका में निकाल दी, उसी तरह बाबा ने अपनी पूरी जिंदगी द्वारका में निकाल दी। इसीलिए हमने बाबा को जो है गोल्ड की बांसुरी डोनेट करी है। शिरडी का ये साईं मंदिर देश के सबसे अमीर मंदिरों में शुमार किया जाता है। यहाँ पर हर साल चढ़ावे के रिकॉर्ड बनते टूटते हैं। इसकी वजह भी है कि हर साल लाखों भक्त शिरडी के साईं बाबा के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। न केवल दर्शन करते हैं, बल्कि करोड़ों रुपए दान और चढ़ावे के नाम पर साईं के खजाने को भी समर्पित करते हैं। शिरडी से नितिन मिराणे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, रक्षाबंधन का त्योहार आ चला है और भाइयों से ये अपेक्षा की जाती है कि बहनों की वो रक्षा करें। तमाम तरीके की राखियां इस वक्त हिंदुस्तान में सोने की, चांदी की तमाम राखियां आपको देखने को मिल रही हैं। हम लगातार आपको शानदार रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं। इस साल देखिए, गोरखपुर में 2 छात्राओं ने स्मार्ट राखी बनाई है। क्या ये स्मार्ट राखी है और कैसे इससे बहनों को बहुत फायदा मिलना जा रहा है, देखिए खास रिपोर्ट। पूजा और उनकी सहेली ने दिन रात मेहनत की है और उनकी इस मेहनत का नतीजा है ये स्मार्ट राखी, जो सही मायनों में एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है और ये इमरजेंसी में मददगार साबित होने वाली है, जिसे ब्लूटूथ से कनेक्ट करके इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फिलहाल इसे डिजिटल राखी के तौर पर साकार किया गया है। अपनी कल्पना से इसे आकार दिया है संत कबीर नगर की पूजा यादव ने और बिहार की रहने वाली विजया रानी ने। दोनों दोस्त हैं और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर साइंस से बीटेक कर रही हैं, जिन्होंने एक ऐसी राखी पर काम करने का फैसला किया जो न सिर्फ भाइयों के काम आए, बल्कि बहन के अलावा इसे दूसरे लोग भी इस्तेमाल कर सकें।
इस राखी का फायदा ये है कि इसमें आप परिवार के 3 नंबर जोड़ सकते हैं। साथ ही पुलिस एम्बुलेंस को भी जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा इस राखी में जिस तरह का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया गया है, उसमें ब्लड ग्रुप और मेडिकल संबंधी जानकारी भी सेव की जा सकती है। इस राखी में एक बटन लगाया गया है जिसे इमरजेंसी में दबाने पर एक साथ सभी लोगों को मैसेज भेजने के साथ लोकेशन शेयर कर देगा। हम लोगों ने मिलकर स्मार्ट मेडिकल राखी बनाया है जिससे लोगों की सुरक्षा हो सके। एक्सीडेंट वगैरह में या फिर कोई भी मतलब इमरजेंसी पड़ जाए कुछ भी, तो उसमें हम लोग उस राखी के थ्रू मतलब ब्लूटूथ से कनेक्ट किए रहेंगे। जब भी घर से बाहर निकलेंगे हेलमेट वगैरह जैसे यूज़ करते हैं वैसे वो भी सेफ्टी के लिए यूज़ करेंगे। उसके बाद उससे कनेक्ट रखेंगे। कोई भी इमरजेंसी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, किडनैपिंग हो गया, कुछ भी हो गया तो उसमें मतलब डबल क्लिक बस करना रहेगा। अगर हम वो कर सकते हैं तो हमारे पेरेंट्स को या फिर जो भी इमरजेंसी नंबर होंगे सबको इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगा। हादसे के दौरान इसे इस्तेमाल करने के लिए मोबाइल को हाथ में लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सभी को कॉल करने में भी कारगर होगी। हम 2 लोगों ने मिलकर एक स्मार्ट मेडिकल राखी बनाया है जिसके माध्यम से कभी भी किसी भी इमरजेंसी में या एक्सीडेंट हो या महिला सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की इमरजेंसी हो तो ये राखी सिर्फ भाइयों की नहीं बहनों की भी रक्षा कर सकता है। ये मेडिकल के क्षेत्र में भी काफ़ी प्रभावी हो सकता है, इसलिए हम ये राखी को समर्पित करते हैं हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को। तो हमारे फोन से इस राखी को बनाने का खर्च महज 1000 रुपए है, जबकि 4 से 5 दिन में इस राखी को बनाया गया है। इसकी खूबी यह है कि इसे चार्ज भी किया जा सकता है। साथ ही इसे स्मार्ट डिजिटल राखी का नाम दिया गया है। इसे स्मार्ट मेडिकल राखी के तौर पर बाजार में उतारने की तैयारी है। इस राखी पर फिलहाल योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तस्वीर लगाई गई है और ऐसा करने के पीछे दोनों छात्राओं की अपनी सोच है। फिलहाल उनकी इस उपलब्धि पर संस्थान भी उत्साहित है और इसे बढ़ावा देने की सोच रहा है। गोरखपुर से विनीत पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।